नमस्कार। पढ़ रहे होंगे आप लोग, इस उम्मीद के साथ गैलेक्सी टीचर क्लासेस आप सबका स्वागत करती है। हम इसके पहले अपने जिन विषयों पे चर्चा कर रहे थे वो भाषा और लिपि, और मुझे पता है कि उस वीडियोस में आपने जितना कुछ देखा वो 15 से 20 प्रश्नों को बनाती हैं, और आगे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो भाषा से बोलियों तक आते आते प्रश्नों का रूप तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा क्या था, भाषा क्या है, भाषा का रूप क्या है, उसका परिवार क्या है, और हिंदी भाषा की संविधान में स्थिति क्या है, और कुल कितनी भाषाएं अपने देश में हैं, इनका उत्तर आपको मिल चुका था। अब उसके पहले जब मैंने बात की थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की बोलियों तक की बात हुई थी। आप जानते हैं कि प्रश्न के विकल्प जो आपने देखे होंगे उसमें कभी कभी प्रश्न पूछा गया होगा आपसे कि हिंदी का सीधा संबंध निम्न विकल्पों में किससे है। वो मैंने लिखती हूं, उसमें जो प्रश्न के विकल्प होते हैं सीधा संबंध पूछ के लिखा होता है पाली, दूसरा विकल्प होता है प्राकृत, तीसरा संस्कृत, और चौथा प्रश्न लिखा होता है आपका चौथा विकल्प अपभ्रंश। आपसे सही उत्तर के बारे में प्रश्न पूछा गया होता है कि हिंदी का सीधा संबंध किससे है। तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि जब मैम ने संस्कृत को हमारी आदि भाषा कहा था और उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, लिपि मतलब लेपना होता है बेटा। अर्थ लिपि का क्या है, पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं। जो लिपि शब्द है जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, हम इसकी भी हम चर्चा करेंगे इसके पहले, इसको बात करने के बाद। तो लिपि का अर्थ है लेपन करना, लीपना। लीपना जानते हैं, जो बच्चे अपने मातृभाषा में रहे होंगे या जिन्होंने गांव के घर देखे होंगे तो लेपन करते हैं दीवालों का और फर्श का, उसे हम लीपना करते हैं। तो लिखना, लीपना मतलब कोई चीज लिख देना, वो लिपि होती है, स्क्रिप्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे उसकी चर्चा हम करेंगे। अब इस प्रश्न को आपने देखा, हिंदी का सीधा संबंध। अब मेरा सीधा संबंध आपसे है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपका सीधा संबंध मुझसे है, लेकिन इसके पहले जो चीजें रही होंगी वहां से चीजें हिंदी के बारे में आई होंगी। हम दोनों संपर्क कर रहे हैं अध्यापक और स्टूडेंट के रूप में, तो ये सीधा संबंध हुआ। लेकिन जब किताबों के बारे में सोचा गया हो, लिखा गया होगा, तो हम तो वहीं से ले रहे हैं, लेकिन सीधा संबंध हम दोनों का है। तो जब मैंने विकास की बात की थी और उसमें सीधे आपसे कहा था संस्कृत, बार बार मैं इसको इसलिए लिख रही हूं, एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाएं से बोलियां, और फिर बोलियों में से एक बोली लेके हमने क्या कर दिया, मानक बना दिया। ठीक है, ये आपको स्पष्ट है। तो सीधा संबंध हिंदी का किससे हुआ। अब यहां पे हिंदी जो हमने मानक हिंदी कर दिया, व्याकरणिक चीजों को लेके हमने मानकीकरण कर दिया। तो अब ये संस्कृत से तो विकसित हुई है ना, ये विकसित हुई किससे, अपभ्रंश से। अब ध्यान रखिए, उत्पन्न किससे उत्पन्न हुई है, कहां से आई है, कहां से हिंदी ली गई, तो आपका उत्तर क्या होगा, वो संस्कृत। लेकिन सीधा संबंध विकास किससे हुआ, है ना, विकास किससे हुआ। जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीफोन से हम मोबाइल तक पहुंचे हैं, पेजर और कहां कहां जितने चीजें आगे बढ़ गई। तो पहले टेलीविजन बनाया, पहले आपका टेलीफोन बनाया गया, वायरलेस की बात जब हुई, टेलीफोन आया, फिर वायरलेस, वायरलेस होते होते नई चीजें बन गई, तो वो उत्पन्न हुआ, वो बनाया गया, पहला वो था। तो संस्कृत हमारी आदि भाषा है जिससे हिंदी विकसित कब हुई, अपभ्रंश के कारण। तो सीधा संबंध किससे होगा, अपभ्रंश से होगा। आपका उत्तर क्या होगा, सीधा संबंध अपभ्रंश से है। किससे है, सीधा संबंध हिंदी का अपभ्रंश से है। अगर यह प्रश्न होता कि हिंदी किससे या हिंदी का प्रादुर्भाव किससे हुआ, दोनों विकास, तो आपने अपभ्रंश से कह दिया। प्रादुर्भाव अगर होता, प्रादुर्भाव अगर पूछा गया होता, ये किससे छोड़ दीजिए, अगर प्रादुर्भाव की बात होती तो प्रादुर्भाव वाला प्रश्न होता, तब आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, संस्कृत। तब आपका उत्तर संस्कृत। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि इस पे हमें ध्यान रखना है, उत्पन्न कहां से, प्रादुर्भाव कहां से, संस्कृत से, और विकास कहां से, अपभ्रंश से है। तो जब अपभ्रंश से विकास हुआ है
तो हिंदी की कई सारी बोलियां हैं, जैसे भाषाएं आपकी, मैंने कहा था 22 भाषाएं हैं। प्रश्न में उलझना नहीं है, क्योंकि अभी मैं बोलियों की संख्या 18 कहूंगी, तो आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, तो उसी ऐसे कैसे की उलझन हमें खत्म करना है आज की क्लास में, जिससे कोई भी प्रश्न बने उसका हम सही उत्तर दे सकें। भाषाएं 22 थी, हमने इसको पढ़ लिया कि हमारी स्थिति कैसे बनी और कैसे हमने भाषाओं की बात की। 22 हमें याद हो गया। किस संशोधन से, 92वां संशोधन जब 2003 में हुआ था, तो उसके कारण 4 भाषाओं को हमने और लिया और हमारी कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी, हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि बोलियां 18 हैं। उसके पहले आपको, चूंकि अपभ्रंश से विकास हुआ है, तो अपभ्रंश में जब संस्कृत पाली प्राकृत से चलते हुए हम पहुंचे होंगे तो कई सारे अपभ्रंश होंगे। तो मुख्यतः अपभ्रंशों की जब हम बात करेंगे तो आपकी बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अपभ्रंश और उसकी उपभाषाएं और बोलियां आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, अपभ्रंश की बात है, फिर उपभाषाएं, फिर बोलियां। तो अपभ्रंश, चूंकि संस्कृत पाली प्राकृत से अपभ्रंश तक हम आए थे, तो आपके मुख्य अपभ्रंशों से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न लिखा होता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो कैसे याद रखेंगे, हमें उन उपभाषाओं को अपने, जो हमारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, क्योंकि ये बोलियों के उपभाषाएं तो है ना, भाषा से भाषा तक पहुंचने में जिन्होंने योगदान दिया वो उपभाषाएं हैं, जो उसको कहीं ना कहीं मानकीकरण तक ले आ रही हैं। बोली से जब बोली थोड़ी सी आगे बढ़ी तो वो उपभाषा तक पहुंची, फिर मानकीकरण किया गया तो वो भाषा हो गई। तो उस विकास की परंपरा में आपने देखा कि पहले हम जानेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश क्या है। तो अपभ्रंश का वह रूप, चूंकि अपभ्रंश टूट फूट के पाली प्राकृत से टूट फूट होती रही, वो चीजें आगे बढ़ती रही, उसमें आपने देखा कि जब अपभ्रंश सौरसेनी की आएगा तो उसमें से 2 उपभाषाएं बनती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। याद रखना है, सौरसेनी जो अपभ्रंश है वो आपकी पश्चिमी और राजस्थानी, प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक। और प्रश्न क्या बनते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं और राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। अभी मैं उन पे चर्चा करूंगी। पहले आप देखिए, क्योंकि पश्चिमी हिंदी ही खड़ी बोली का जो मुख्य बोली क्या थी, खड़ी बोली, जहां से अपना भाषा का मानकीकरण किया गया है, वो पश्चिमी हिंदी का है। प्रश्न ज्यादातर यहीं से आते हैं कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा क्या है या खड़ी बोली की उपभाषा क्या है, तो आप कहोगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से 2 भाषाएं, पश्चिमी, राजस्थानी, और फिर उनकी बोलियां आपके पश्चिमी की जब हम बात करते हैं तो 5 हैं, आपकी राजस्थानी की 3 हैं। तो अभी जब मैं 18 बोलियों की बात करूंगी तो उसमें बातें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश था, उससे पूर्वी हिंदी आगे बढ़ी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी बोलियां आती हैं। खड़ी बोली में, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, ठीक है ना, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है, आदि उसमें भाषाएं, उसमें बुंदेली, ब्रजभाषा सब उसमें आते हैं, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। क्योंकि अवधी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, उसमें जितने भी उत्तर, जब आप आगे बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ, पूरा जब आप मैप देखोगे ना तो बहुत आसानी से, जो बच्चे भूगोल पढ़ते हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षेत्र हमारा भौगोलिक परिक्षेत्र है उसमें ये पश्चिम का क्षेत्र आपका पश्चिमी हिंदी का है, जो पूरब की तरफ है, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ अंश जो लगे हुए हैं बिहार से, उनकी बात होगी, उन सब में वो चीजें आ जाती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी उससे आगे बढ़ी है, और उसमें से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ज्यादातर अवधी के बारे में प्रश्न होता है, और पश्चिमी हिंदी से, ब्रजभाषा से और खड़ी बोली से प्रश्न होता है। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी, जिससे अवधी, अवधी की प्रमुख रचना रामचरितमानस और पद्मावत है, और ब्रजभाषा में सूरदास जी ने बहुत अच्छी रचनाएं की थी। ये हम बाद में उसकी चर्चा पर चर्चा किताबों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जब आएगा तो ये 3 चीज इसमें याद रखोगे, बाकी उसमें याद रखोगे। फिर है मागधी, मागधी से बिहारी, बिहारी, अब बिहारी में जानते हैं आप भोजपुरी,
भोजपुरी, मैथिली और मागधी या मगही, दोनों नाम है। मगही या फिर मागधी, दोनों उसका नाम है। ठीक है, ये बिहारी हिंदी में है। फिर खस, अपभ्रंश से पहाड़ी, और कहीं कहीं आप देखोगे ये सौर से नहीं, लेकिन आपको खस पहाड़ी में पहाड़ी को याद रखना है। गढ़वाली, कुमायूनी और जो कुल्लई है ना, मड़ियालवी, जो आपके जो हिमालय का, हिमाचल प्रदेश वाला परिप्रेक्ष्य है, परिक्षेत्र है, उसकी बात है। तो हिमालय के जो रूप है उसमें भी 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी पहाड़, पूर्वी पहाड़ और मध्य पहाड़। तो उसके नेपाल को अलग रखा गया, शिमला के हिमाचल प्रदेश को अलग रखा गया, और बीच में जो क्षेत्र पड़ता है गढ़वाल और कुमायूं को, उसको अलग रखा गया। आपको सिर्फ याद रखना है पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूं और कुल्लुई भाषा का। ठीक है, फिर है ब्राचर से सिंधी आपकी आती है, और उसकी अनेक बोलियां हैं। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं, मैंने पहले भी कहा प्रश्न बनने वाले पार्ट सौर श्रेणी है। इससे प्रश्न बनता है पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली का, क्योंकि खड़ी बोली को ही आपने क्या किया है, आपकी मानक भाषा है। ये प्रश्न बनता है। अर्ध मागधी से अवधी से प्रश्न बनता है, और मागधी से भोजपुरी से प्रश्न बनता है। ये क्षेत्रों के बारे में बात की जाती है। तो क्षेत्र पे प्रश्न ना आके किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है और उस उपभाषा की बोली कौन सी है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो सबसे जरूरी है सौर श्रेणी अपभ्रंश में आपको खड़ी बोली को याद रखना है। तो उसमें आपको पश्चिमी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी आ जाती है। और जब हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो आपके अर्ध मागधी में आती है। मागधी की बात करेंगे तो बिहारी आ जाएगा। ये आपको याद रखना, जिससे प्रश्न आपका गलत ना हो। अब सबसे जरूरी जो प्रश्न बन सकता है आपका, वो है कि कौन कौन सी जो बोलियां हमारी हैं, 18 बोलियों के नाम। कितनी बोलियां कुल हैं? 18 की संख्या आपको बच्चों याद रखना है। भाषा हमारी है संविधान में भाषा, तब प्रश्न का उत्तर 22, और अगर बोली पूछा गया है आपसे तो उसका उत्तर 18 होगा। ये ध्यान रखना है। प्रश्न आते हैं, इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, बोली आ चुका है। भाषा 22, बोलियां 18, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? खड़ी बोली हमारा यही है जिसको कौरवी भी बोलते हैं, खड़ी बोली जिसको हम मानकीकरण कर दिए हैं, और मानकीकरण करने के कारण हमारी जो भाषा है वो इस रूप में हमें दिखाई देती है, व्याकरणिक उसमें शुद्धियों को लाने के बाद। तो ये हमारी खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमायूनी, मड़ियाली, मगही, भोजपुरी, मैथिली। अब देखिए, जो आपने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी की बात की, पहाड़ी हिंदी की बात की, उनके अपभ्रंशों की बात की, आपने देखा कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 किस में आते हैं? आपके पश्चिमी हिंदी के। ठीक है, ये हो गए पश्चिमी हिंदी। ठीक, फिर है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसके हो गए? मैं अलग पेन से कर दूं इसको। ये 3 हो गए आपके पूर्वी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के। ठीक है, फिर मारवाड़ी, जयपुरी, उसी को हम बोलते हैं मालवी, ये आपके आ गए राजस्थानी हिंदी के। ठीक है, ये आपके राजस्थानी हिंदी के। फिर गढ़वाली और मड़ियाली, कुल्लवी भी बोलते हैं उसको, ये आपका हो गया, ये है आपके मड़ियाली या कुल्लुई, उसी का एक नाम है। ये हो गया आपका राजस्थानी हिंदी के, सॉरी, ये हो गए आपके पहाड़ी हिंदी के, पहाड़ी हिंदी। ठीक है बच्चों, और ये जो मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये किसके हो गए? पूर्वी हिंदी के। स्पष्ट हो गया आपका? पूर्वी हिंदी बना लीजिएगा, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सॉरी, पूर्वी नहीं, बिहारी हिंदी। प्रश्न कभी आपका गलत नहीं होगा। ये आपके पूरे भाषा का रूप है जो आपके परीक्षा में बनता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, ये आपके, अब क्षेत्र देखिए, क्योंकि आपके पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम की तरफ आपको खड़ी बोली मिलेगी, हरियाणवी, कन्नौज से कन्नौजी, वहीं से बुंदेली, ब्रजभाषा, ये 5 आपको
पश्चिम की तरफ की भाषाएं मिलेंगी, जो बोलियां उधर उस बेल्ट में हैं। और उसी बेल्ट में जो मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली और हरियाणा का परिक्षेत्र है, जिसको हमने खड़ी बोली के रूप में बाद में मानकीकरण किया, तो उसमें बोलियों के अंश कहीं ना कहीं मिल रहे थे, तो हमने उसका मानकीकरण कर दिया। अब जब वो मानकीकरण किया, इतने के बाद वो क्या बनता है, मानक कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट में। जब उसको हमने उसके चिन्ह बना दिए, उसकी एक प्रतीक बना दिया, उसको हमने कहा स्क्रिप्ट, लिपि। लिपि की बात करते हैं अब। ये भाषा से संबंधित समस्त प्रश्न यहीं से आने हैं, ठीक है ना। तो आपको जब प्रश्न यहीं से आने हैं तो इसको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। और आपके पास पूर्णतः मौजूद है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, आपकी पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। सबके भेद भी आपको पता है। 18 की संख्या अपने आप, 5 की संख्या, आपके 3 की संख्या, उधर 4 की संख्या, फिर 3 की संख्या, फिर ये 3 की संख्या, 18 की संख्या हो जाती है। अब हम बेटा आते हैं स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है ना। सबसे जो बड़ी चीज है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट देख लेते हैं, चूंकि बात सारी हो गई हमारी। अब जब मैंने आपसे स्क्रिप्ट बोला, जब मैंने आपसे लिपि बोला, जब मैंने आपसे भाषा बोला, तो आपने वही सुना, वही समझा। तो मैं भाषा को अपने लिपि में, मतलब देवनागरी लिपि की बात करूंगी। हमारी हिंदी किस में है, देवनागरी लिपि में। तो अब देवनागरी लिपि में संस्कृत है, संस्कृत से ही हमारी क्या हुई है, हिंदी विकसित हुई है। तो संस्कृत की जो लिपि है वही हिंदी की लिपि है, ठीक है ना। संस्कृत हो गया, दिल्ली हो गया, जितनी बोलियां हमारी हैं सबकी सब किस में होंगी, देवनागरी में। लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको लिख रही हूं, रोमन। क्या होता है, रोमन। उर्दू हमने देखा है अपने भारत में इस्तेमाल होता है। उर्दू किसका है लिपि, फारसी। उर्दू की लिपि फारसी। और एक प्रश्न बनता है, बार बार आता है आपका, वो है पंजाबी। अब पंजाबी हो, लहंदा हो, जितनी भाषाएं हैं उसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। ये नाम है, आपको याद रखना है। जब आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात की है तो उसमें आपकी ब्राह्मी लिपि बताई गई है आपको, है ना। उसमें संकेत अलग थे, तो ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, जो लिखते हैं। अब जो कुछ मैंने लिखा है वो आपके 52 वर्णों के हिसाब से तो लिखा है, आप समझ जा रहे हैं। गुरुमुखी लिखते तो गुरुमुखी में जो मानक वर्णमाला है उसके हिसाब से लिखते। जब मैं अंग्रेजी के रोमन को लिख रही हूं तो हम राम तो लिख देते हैं, राम लिखना हो तो आप राम लिख लेते हो। तो हमने क्या, क्योंकि हमें आपको पता है कि राम को इस वर्णमाला से लिखते हैं। वर्णमाला में जो आपके लेटर्स हैं, उन लेटर्स, उन वर्णों की आप बात करते हो। तो एक बात क्या स्पष्ट हो गई, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। इन्हीं लिपियों के बारे में आपसे प्रश्न बनते हैं अधिकतर। तो ये आपको 5-6 याद रखना है। रोमन से क्या है, फारसी से क्या है, गुरुमुखी से कौन है, और आपके अपनी लिपि है वो देवनागरी है। अब जब मैंने कहा कि वर्णमाला की बात, इसका मतलब हमारे वर्णमाला में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्णमाला का, उसमें स्क्रिप्ट का मानक बनाया गया है बच्चों। ये 52 वर्ण के स्वर बनाए गए, ठीक है ना। स्वरों की संख्या 11 रखी गई, मात्राएं 10 रखी गई। यही क्या है, लिपि। लिपि में मतलब है लीपना या लिखना। जब इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, लिखना, लेखन, लेपन, कुछ भी कहो आप। मैंने कहा था लीपना, लीपना इसका शाब्दिक अर्थ है, ये इस शब्द का अर्थ है। और इंग्लिश में इसको आपने स्क्रिप्ट कह दिया। तो स्क्रिप्ट लिखने में या लिपि लिखने में हमने ल लिया, हमने ह्रस्व ई ली, हमने प लिया, फिर हमने क्या लिया, ई ली। ये लिया ना हमने। अब ये लिया आपने, जो आपने बनाया, ये एक मानक था। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो उसका मानक वर्णमाला का रूप होता है वही उसके स्क्रिप्ट को दिखाता है। तभी अशुद्ध और शुद्ध की बात होती है, क्योंकि एक मानक मान लिया 52 अक्षरों का, तो ये 52 ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। रोमन में तो हमने लिख दिया कि ये ऐसे लिखा जाएगा। मान लो कोई रशियन हो, कोई फ्रेंच का हो, कोई किसी भाषा का हो, तो उसकी अपनी मानक लिपि होगी और वो उस मानक लिपि में अपनी बात को लिखेगा। क्योंकि मैंने फ्रेंच का नाम लिया, रशियन लिया, तो सब उसकी भी लिपि क्या है, रोमन है, तो अलग बात है। लेकिन जो अलग अलग भाषा, मैंडारिन भाषा है, चीनी है, तो उनकी स्क्रिप्ट क्या होगी, अलग होगी। तभी तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए ये लिपि वह तरीका है जिसमें भाषा को
लिखते हैं, भाषा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो आपके आगे के टॉपिक हैं, आपकी वर्णमाला, आपके पूरे शब्द, आपके पूरे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये आपके लिपि के ही अंश हैं जिनसे प्रश्न आपके वर्णमाला से बनते हैं। स्क्रिप्ट से 3-4 प्रश्न बनते हैं। लिपि का अर्थ क्या है? आपके हिंदी की लिपि का अर्थ, पहला प्रश्न बन सकता है लिपि शब्द का अर्थ, ठीक है, या आपने लेपन या लिखना। दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका उत्तर भी आपने दे दिया। उसके बाद अंग्रेजी की लिपि क्या है, उर्दू की लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है, प्रश्न बनते हैं। तो लिपि के अनुसार आपकी देवनागरी में और कौन सी भाषा है, तो आपका उत्तर अगर संस्कृत दिया है तो संस्कृत, या अवधी, बुंदेली, जो कुछ भी लिखा है वो आपके उसी उसमें आएंगे। तो ये प्रश्न बनते हैं लिपि से जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपकी पूरी वर्णमाला, आपके पूरे शब्द, आपका पूरा का पूरा वाक्य, वाक्यांश, गद्यांश, पद्यांश, सब कुछ स्क्रिप्ट में जितना मैंने कुछ बोला, आप चूंकि हिंदी भाषा जानते हैं इसलिए समझ रहे हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे रशियन होता या कोई बच्चा फ्रेंच का होता तो क्या मेरी बात का समझ पाता? बिल्कुल नहीं। ये तो छोड़ दीजिए, मेरी ही स्क्रिप्ट में देवनागरी में ही पंजाब, अगर मान लीजिए बच्चा कोई राजस्थान का है तो समझ तो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी एक है, लिपि हमारी क्या है? एक है। वो मायने भले न समझ पाए लेकिन भाषा चूंकि उसको पता है कि कैसे लिखी जाती है, अ से लेके ढ़ तक जब हम पहुंचते हैं तो एक जैसा मानकीकरण है। इसीलिए 52 अक्षरों का उत्तर हमेशा क्या होता है? एक ही होगा। वर्णमाला में अक्षर पूछा गया पूरे भारतवर्ष में हिंदी का, तो उत्तर क्या होगा? 52, ठीक है ना, ये बदलेगा नहीं। स्वर का अगर रूप पूछा गया, स्वर कितने हैं, तो स्वर का उत्तर क्या कहीं बदलेगा? स्वर का उत्तर क्या रहेगा? हमेशा आपके 11 स्वर होंगे। मात्रा पूछी गई तो आपके मात्राएं 10 होंगी। व्यंजन पूछे गए और मूल व्यंजन पूछे गए तो आपको पता है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 ही होगी, और अगर कुल व्यंजनों की संख्या होगी तो 39 होगी। द्विगुण व्यंजन होंगे तो 2 होंगे, संयुक्त होंगे तो 4 होंगे, ऊष्म होंगे तो 4 होंगे, अंतस्थ होंगे तो 4 होंगे, वर्ग 5 ही होंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यही आपकी स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। उसकी व्यवस्था, भाषा की व्यवस्था जब मानकीकरण के अनुसार बना दी जाती है उसको हम कहते हैं लिपि। तो आपके सीटेट की परीक्षा को ध्यान रखते जो हम बातें बता रहे हैं, आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं ये जानना सबसे जरूरी है। तो आपने देखा इस क्लास में भाषा से बनने वाले प्रश्न और लिपि से बनने वाले प्रश्नों की हमने बृहद चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भाषा और लिपि से संबंधित किसी भी प्रश्न में अगर कोई संशय हो भी रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आपको बस एक काम करना है, चूंकि आपको अध्यापक बनना है, अध्यापक बनना आपका उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य आपको पता है कि आपके उस अध्यापक बनने के सपने को पूरा कराया जाए। तो हमारे चैनल गैलेक्सी टीचर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हैं, दिमाग में आते हैं, उनको पूछिए। जो संशय है उनको दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपके अगले टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि पढ़ते रहने के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। और जो बच्चा स्वस्थ रहेगा, मन से स्वस्थ रहेगा, तन से स्वस्थ रहेगा, वो अध्यापक जरूर बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक पढ़ते रहिए। और एक चीज जो सबसे जरूरी आपके लिए है, गैलेक्सी टीचर क्लासेस का सब्सक्रिप्शन करना बहुत जरूरी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई में व्यवधान न पड़े। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।